Very pleasant morning, my dearest student of class 12th. Wish you all the best for your examinations, okay, upcoming examinations of your board and NEET as well. We are going to solve some important questions in chapter 4. The name of the chapter is reproductive health, which act very important role in both the examinations like NEET and your board as well. आपके NEET में और आपके बोर्ड में दोनों ही केस में ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इतना इम्पॉर्टेंट कि मैं क्या ही बताऊं। अगर जो आपने इस चैप्टर को रीड कर रखा है तो आप ज़रूर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ऑन अ डेली बेसिस पे। मैं विशाल कुमार, मैं नीट का फैकल्टी, बायो का फैकल्टी, आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बेसिकली 50% से लेके 70% आपके मेरे वीडियोज़ में क्लास 11-12 के MCQ ही मिलेंगे प्योरली NCERT बेसिस पे। और जो भी 30-40 क्वेश्चंस हैं उसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर इन योर +2 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 12th के बोर्ड में बायोलॉजी में आप कैसे फुल स्कोर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप जिस भी स्कूल में हैं उस स्कूल में आप कैसे प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट पे फोकस्ड हैं, उनके लिए प्राइमरली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन बच्चों का बोर्ड है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके बेटा, चलो तो ये जो चैप्टर 4 है ये आपके रिप्रोडक्शन पूरे क्लास 12th बायोलॉजी का यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। अगर जो आपने NCERT को अच्छे से समझ के रखा हुआ है तो आपने इसको देखा होगा कि ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बेटा आपके लिए लेकर आऊँगा आपको ये समझना है कि सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन बोलता है द मेथड ऑफ अ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। सिंपल सवाल ये पूछता है कि देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब सर क्या होता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ART, इसका मतलब क्या होता है सर। देखिए बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं हम लोग के सोसाइटी में जो कि इनफर्टाइल होते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। बहुत सिंपल भाषा में अगर जो आपसे हम बात करें तो उनमें क्षमता नहीं होता है। उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है, मेल में भी कारण हो सकता है, फीमेल में भी कारण हो सकता है, ठीक है। उन दोनों में चाहे जो भी कपल्स होते हैं हस्बैंड वाइफ, उन दोनों में क्षमता नहीं होता है कि वो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे सकें और फीमेल बेसिकली कंसीव कर सके। उस केस में जो हमारा साइंस है, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसने एक मेथड निकाला जिस मेथड का नाम है ART, जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये मेथड उन कपल्स के लिए है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। आप एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, उसी को बोलते हैं ART। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है इसमें से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है बच्चा जो कि जिसमें कि स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्पर्म है बेटा, स्पर्म है, यहाँ पे ओवम है, तो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये प्रोसेस होता है बॉडी के बाहर में, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस होता है बॉडी के बाहर में जहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है जी। इस मेथड को बोलते हैं GIFT, गिफ्ट सर नहीं बोलते हैं, गिफ्ट नहीं बोलते हैं, जिफ्ट ZIFT, जिफ्ट भी नहीं बोलते हैं सर। ICSI, यस ये है आपका सही
उत्तर, सही आंसर। ईटी जैसा कोई मेथड नहीं होता है, तो ईटी को तो बेटा वैसे ही हम लोग को रिमूव आउट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईसीएसआई। सर ये आईसीएसआई होता क्या है सर? आईसीएसआई होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका मतलब यह है कि स्पर्म जो है वो ओवम के साइटोप्लाज्म में, स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जिफ्ट का मतलब क्या होता है सर? जिफ्ट का मतलब हम लोग एक जो वाइट बोर्ड है उसको तो उसके थ्रू समझेंगे कि जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है और आईसीएसआई क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग वाइट बोर्ड की ओर प्रस्थान करेंगे, उसके बाद ही हम लोग को बहुत अच्छे से बेटा समझ में आएगा। ओके, आईसीएसआई क्या होता है? आई थिंक जो वाइट बोर्ड है वो अभी विजिबल, हाँ विजिबल मुझे मिल गया वाइट बोर्ड, मेरा अपना वाइट बोर्ड। इसमें बहुत पहले से बहुत सारे जो कंटेंट है, बहुत सारी वीडियोस में ड्रॉ करता हूँ तो उसमें बहुत सारे जो कंटेंट है वो रहते हैं। ओके चलिए, तो आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब बेटा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान से आपको ये समझना है कि, ध्यान से आपको ये समझना है कि, होल्ड अ सेकेंड बेटा, ध्यान से आपको ये समझना है कि जिफ्ट क्या होता है। जिफ्ट फुल फॉर्म प्लीज़ इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक होता है आईसीएसआई जैसे मैंने बताया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक होता है जीआई गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जीआईएफटी। तो तीनों के तीनों जो मेथड है बेटा, तीनों के तीनों जो मेथड हैं, एक है जेडआईएफटी जिसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एक है आपका आईसीएसआई जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और एक है आपका जीआईएफटी यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तीनों के तीनों जो मेथड है बेटा ये आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, एआरटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एआरटी जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं। तो एआरटी के अंदर ही तीनों का तीनों मेथड आपका आता है, इस चीज़ को आपको बेटा याद रखना है। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका राइट ऑप्शन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दिया है बेटा कि आईसीएसआई होगा। इसमें क्या होगा कि ओवम जो रहेगा, ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और ये होगा आउटसाइड द बॉडी बेटा, ये होगा आउटसाइड द बॉडी। तो राइट ऑप्शन होगा आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेटा। ओके, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा अगर जो हम लोग जाएंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ना कि सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेटा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से आपको ये समझना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो रहा है, ठीक है, जन्म होते होते उनका डेथ हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनका जन्म नहीं हो पाएगा, जन्म होगा भी तो कोई रीज़न के वजह से उनका डेथ हो जाएगा, वो आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जो कोई पॉपुलेशन है बेटा, कोई पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज्ड IMR है, इंक्रीज्ड IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर जो कोई भी न्यू बच्चे का जन्म हो रहा है और उसका डेथ बहुत ज़्यादा, ऐसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसमें कि उन लोगों का डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में बेटा इंक्रीज्ड IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और उसके बाद है एंड डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज करेगा। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से आपको ये समझना है कि जो माताएं हैं, जो विमेंस हैं, जो फीमेल्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे रही हैं, ठीक है बेटा, उनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि उनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है। यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब यह है कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा डेथ नहीं कर रही हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो वेमेंस हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका डेथ ज़्यादा नहीं हो रहा, वो घट रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इंक्रीज्ड IMR,
ठीक है। इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि नवजात शिशु का डेथ ज़्यादा हो रहा है, और डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR यानी जो फीमेल्स है, जो वेमेंस हैं, उनका डेथ ज़्यादा नहीं, उनका डेथ का रेशियो घट रहा है। तो इसका मतलब है कि एक जनसंख्या में कोई एक पॉपुलेशन है बेटा, उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो उनका डेथ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनका डेथ नहीं हो रहा है। तो चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है, चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि एक जनसंख्या, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बेटा एक्सप्लेन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कि कॉज रैपिड इंक्रीज इन अ ग्रोथ रेट, जो कि प्रॉपर बेटा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रेट अगर जो बढ़ेगा, रैपिड इंक्रीज होगा, तो इसके लिए चाहिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का घटना। ये घटेगा तब, ये जब तक घटेगा नहीं तब तक रैपिड इंक्रीज नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा आपका रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं तो रिजल्ट इन डिक्लाइन इन अ ग्रोथ रेट। अगर जो इस स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट में जाएं तो ग्रोथ रेट घटेगा, ऑब्वियसली ग्रोथ रेट हमारा ये कुछ मुझे सही लग रहा है बेटा, क्योंकि ग्रोथ रेट उस समय घटता है बेटा कोई भी पॉपुलेशन में जब जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो यंग वंस हैं, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज द ग्रोथ रेट, नहीं, एक पॉपुलेशन में अगर जो IMR बढ़ रहा है और MMR घट रहा है तो चेंज तो होगा। तो बेटा ए भी गलत है, सी भी गलत है, और जो डी है रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। यहाँ डिक्लाइन का मतलब घटना होता है, तो जो ग्रोथ रेट होगा बेटा वो घटेगा, याद रखिएगा। सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज़ देखिए, ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों से सॉल्व हो पाएगा जो कि थोड़ा सा सीरियस है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखो चाहे नहीं देखो, लेकिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो आप अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग जाते हैं। इंटेंसिव लैक्टेशन मदर्स डू नॉट जनरली conceive due to the intensive lactation mother do not generally conceive due to the, जो कंसीव वर्ड है इसका मतलब कि जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है बेटा, फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो उसको कंसीव बोलते हैं। फीमेल के बॉडी के अंदर अगर जो जायगोट एम्ब्रियो उसके यूटरस में चिपक गया है तो उसको कंसीव बोलते हैं बेटा। तो इंटेंसिव लैक्टेशन मदर जो है डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको इसको ऐसे समझा सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटेंसिव लैक्टेशन मदर्स, इसका मतलब ये होता है बेटा, ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट थी, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन, बेबी का डिलीवरी हो गया, तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको वो फीड करा रही हैं। ठीक है बेटा, इंटेंसली लैक्टेशन मदर्स, ऐसी मदर, ऐसी फीमेल जो कि अपने बेबी को फीड करा रही हैं विद देयर मेमोरी ग्लैंड, और जो बेबी हैं वो जो मिल्क है, जो मदर्स मिल्क है, वो इनटेक कर रहा है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, उसको बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। तो अगर जो लैक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर जो लैक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होंगी। याद रखिएगा, फीमेल अगर जो प्रेग्नेंट है, उसके बाद से बेबी का डिलीवरी हो गया, फिर जो बेबी है, जो मॉम है उनकी, वो अपने बेबी को फीड करवाएंगी, और फीडिंग के दरमियान जब तक कि जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा जो मिल्क है वो इनटेक करेगा फीमेल के बॉडी से, उस केस में और उस टाइम पे अगर जो उसके हस्बैंड या मेल फीमेल के बीच में क्वाइटस होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है बेटा, तो उस केस में फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो इंटेंशनली जो लैक्टेशन होता है ये तकरीबन 6 महीने का होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। याद रखिएगा, फीमेल जब चाइल्ड को बर्थ देती है उसके बाद से जैसे ही जो चाइल्ड होता है वो फीड
वो जो मिल्क होता है उसको इनटेक करना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम से लेकर 6 महीने तक फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। इस मेथड को बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया। इस मेथड को बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया। LA के नाम से हम लोग बेटा इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो जो लैक्टेशनल एमिनेरिया है, इस मेथड में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को फीड करवाती हैं मिल्क, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को फीड करवाती हैं मिल्क, और प्रेगनेंसी के बाद, पार्चुरेशन के बाद जैसे ही बच्चे का डिलीवरी होता है उसके 6 महीना तक फीमेल को कंसीव नहीं कर सकती है फीमेल। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न है, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? तो सेकेंड ऑप्शन ये बोलता है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। नहीं जी, ये गलत है। उसके बाद बोलता है सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसफर, ये भी गलत है। उसके बाद से सप्रेशन ऑफ ये भी गलत है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इंटेंशनली लैक्टेशन मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, उसके बाद से बेटा हम लोग आगे जाएंगे। गोनाडोट्रोपिन क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग बेटा आगे जाएंगे। गोनाडोट्रोपिन को हम लोग GnRH बोलते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा। गोनाडोट्रोपिन को हम लोग GnRH के नाम से बेटा जी हम लोग जानते हैं। गोनाडोट्रोपिन को हम लोग GnRH के नाम से जानते हैं। GnRH साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा जी। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ओवरी को, यूट्रस को, प्लेसेंटा को, ये सबको एस्टिमुलेट करता है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है बेटा। ओवरी को, प्लेसेंटा को, यूट्रस को, ये सबको एस्टिमुलेट करता है GnRH। ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा? सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिज्म। जिस समय पे इंटेंस लैक्टेशन चल रहा होगा, जिस समय पे इंटेंस 6 महीना बेटा, 6 महीना फीमेल के प्रेगनेंसी, फीमेल जब अपने चाइल्ड को बर्थ देती है उसके 6 महीना तक जो गोनाडोट्रोपिन में, इसका मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन उतना नहीं निकलता है, जिसके वजह से फीमेल कंसीव नहीं हो सकती है। बाकी जो BCD है वो आपका गलत है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जाते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बोल रखा है बेटा कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब मैं उन व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो व्यूवर्स पहले से ही जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट हैं, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसने रीड कर रखा है, जिसने समझ रखा है, उसी को पूरा कॉन्सेप्ट बेटा ये समझ में आएगा। ओके बेटा, ऐसे आप रैंडमली अगर जो वीडियो देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई वेल एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। बस जो MCQ है उसको देखा जा रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में और नीट में पूछे जाते हैं, और उसको थोड़ा सा ट्राई किया जा रहा है बढ़िया से सॉल्व करने का एवरीबडी। ओके बेटा, चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फूल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स बिकॉज। इसका मतलब यह है बेटा कि स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिस
टेक्निक से फुल प्रूफ मेथड है। मतलब स्टेरिलाइजेशन को मैं सिंपल भाषा में बेटा आप लोगों को समझाऊं तो इसको बोलते हैं नसबंदी। हम लोग सुने भी हैं, हम लोग घर पे भी सुने होंगे, बाहर भी सुने होंगे कि मेल या फीमेल का अगर जो नसबंदी हो जाए तो मेल फीमेल जो जो कपल्स हैं वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते हैं, वो यंग वंस को बर्थ नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बेटा पूछा जा रहा है कि जो स्टेरिलाइजेशन जो मेथड है, जो नसबंदी का मेथड है, ये फुल प्रूफ मेथड है। ठीक है, ये अगर जो मेथड हो जाता है ना तो 100% गारंटी है। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो 100% गारंटी लेते हैं, जिस गारंटी में वो लोग बोलते हैं कि आप कितना भी इंटरप्ट कर लो, आप कितना भी क्वाइटस कर लो, आप कितना भी सेक्सुअली इंटीमेट हो, लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, फीमेल कंसीव नहीं करेगी। इतना कॉन्फिडेंस के बावजूद भी, ठीक है, जो कपल्स होते हैं वो इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कपल्स होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं, वो इस टेक्निक को लास्ट ऑप्शन मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो चलो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है तो याद रखना है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसका मतलब कि ऐसा मेथड जिस मेथड से फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, मतलब कि जो बर्थ कंट्रोल है ये कॉन्ट्रासेप्शन है। ये मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के कि बर्थ कंट्रोल हो, फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, फीमेल चाइल्ड को कंसीव ना करे। ठीक है बेटा, उसमें से एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, जिसको हिंदी में नसबंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्यों ये लास्ट ऑप्शन है? खासकर इंडिया में देखा जाता है तो इंडिया में आपका इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। एक बार स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हो गया तो ये फिर जिसको नसबंदी बोलते हैं, एक बार मेल या फीमेल का नसबंदी हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है। मेल फीमेल का नसबंदी हो गया तो उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज। ये लोगों का एक धारणा है कि अगर जो नसबंदी होता है तो नसबंदी या फिर स्टेरिलाइजेशन होता है तो उस केस में जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसका अफेक्ट होता है। ये मिसकंसेप्शन है, ये धारणा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पूछा है क्यों लोग मानते हैं कि लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सेक्सुअल अर्ज है वो घट जाता है अगर जो मेल फीमेल का नसबंदी होगा, तो नसबंदी के वजह से जो सेक्सुअल अर्ज है घट जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड भी सही है कि लोगों का मिसकंसेप्शन, लोगों की धारणाएं हैं। थर्ड ऑप्शन है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर, ऑफ कोर्स ये सर्जरी के द्वारा होता है। ठीक है, ये उनका धारणा है, लेकिन विदाउट सर्जरी भी ये हो सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कि ऑफ लैक ऑफ अ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, बहुत सारे देशों में, बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वेल क्वालिफाइड MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। उसके वजह से जो लोग हैं उनको डर लगता है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि लोगों को ये लगता है कि नसबंदी लास्ट ऑप्शन है। क्यों ऐसा लगता है कि नसबंदी लास्ट ऑप्शन है, क्या इसके पीछे रीज़न है? तो इसमें हो जाएगा बेटा जो लास्ट जो डी ऑप्शन है वो 1 2 3 4, मतलब चारों ऑप्शन ही जस्टिफाइड है। ठीक है, चारों ऑप्शन ही जस्टिफाइड है। इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। उन लोगों को लगता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है, मिसकंसेप्शन है, सर्जिकल प्रोसीजर है, और बहुत सारे देशों में इसके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है, डी, वो हमारा सही ऑप्शन है बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। A national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in which year? मतलब कौन से सन में, कौन से ईयर में राष्ट्र का एक अप्रोच था, राष्ट्र स्तर पे एक अप्रोच था कि सोसाइटी जो होगा वो इस साल तक, सोसाइटी जो होगा वो इस साल तक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली बेटा हेल्दी होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। ठीक
ठीक है बेटा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट का प्लान था कि 1950 तक, ये गवर्नमेंट का प्लान था कि 1950 तक हम लोग का सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब ये है कि सोशल हेल्थ होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ होना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ होना चाहिए। 1950 तक इन लोग का टारगेट था। ये एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हम लोग बेटा इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव। इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इसके बारे में सारे बच्चे जो +2 में हैं, जिनको बोर्ड का एम्बिशन है, जो बोर्ड 100% देना चाहते हैं, जिन नीट के एस्पिरेंट्स, वो जानते होंगे कि इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ही आता है तो हम लोग ऐड देखते हैं, हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, अनवांटेड 72 का, अनवांटेड 72 का। तो जो 72 होता है बेटा, ये क्या है, ये आवर होता है। 72 आवर यानी 72 घंटा से पहले, अगर जो 72 घंटा से पहले अगर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दे दिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें 95% चांस होता है कि फीमेल कंसीव नहीं करती है, ठीक है बेटा। अगर जो कॉपुलेशन हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है बेटा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है 72 घंटा, 72 आवर्स ऑफ अ क्वाइटस, 72 आवर्स ऑफ अ क्वाइटस, जब क्वाइटस हुआ है तो उसके 72 घंटा के अंदर आपको अनवांटेड 72 देना होता है। और अगर जो उसके बाद देंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिव होना है तो ऑप्शन नंबर ए 72 आवर ऑफ अ क्वाइटस के अंदर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 72 आवर ऑफ अ क्वाइटस। ओके बेटा, चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्वाइटस क्या होता है, क्वाइटस का कॉबुलेशन नहीं है, ओव्यूलेशन है, सॉरी। क्वाइटस क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, वो थोड़ा सा बच्चे इस पर हम ध्यान देंगे। क्वाइटस का मतलब हो गया कि जिसको बोलते हैं इंटीमेसी, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है बेटा। सेक्सुअल एक्टिविटी जो मेल फीमेल के बीच में होता है। ओव्यूलेशन का मतलब कि ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से, ओवम जो रिलीज होता है ओवेरी से, इसको बोलते क्या है, ओव्यूलेशन, ठीक है बेटा। मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर 28 दिन का होता है, मेंस्ट्रुएशन जिसको पीरियड के नाम से जानते हैं, फीमेल्स में होता है। इम्प्लांटेशन बेसिकली जब जायगोट यूट्रस के अंदर चिपक जाता है तो इसको इम्प्लांटेशंस बोलते हैं। राइट ऑप्शन बेटा इसका ए है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बेटा हम लोग जाएंगे, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो 4 स्टेटमेंट उसमें सही कौन सा है वो हम लोग बेटा अच्छे से समझेंगे। इसमें सही कौन सा है हम लोग को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। और मैं आशा करता हूं कि जितने बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं, हमारे क्लास में है, सॉरी क्लासरूम में नहीं है, हमारे क्लास में एक्चुअली ये डिजिटल क्लासरूम ही है, ठीक है। चलिए, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। राइट वन अमंग द स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में से बेटा सही स्टेटमेंट कौन है। आईयूडीज के बारे में जानते हैं। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस बेटा चारों में है, तो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस के बारे में आप लोग को नॉलेज होगा ही। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इंट्रायूट्रीन डिवाइस आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर इटसेल्फ, नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है बेटा। इंट्रायूट्रीन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि खुद से यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शंस इन द यूट्रस। ये थोड़ा बहुत मुझे सही लग रहा है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है। सी ऑप्शंस में आते हैं, आयोडीज सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस। जो इंट्रायूट्रीन डिवाइस है वो गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस करता है बेटा। ये भी स्टेटमेंट फुल प्रूफ 100% बेटा गलत है। लास्ट ऑप्शन में आते हैं, आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। जो इंट्रायूट्रीन डिवाइस है, एक बार अगर जो बॉडी में जो डॉक्टर्स होते हैं इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद से उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो ये भी गलत बात है। हर 4 या 5 साल या 6 साल में आप इंट्रायूट्रीन डिवाइस को यूट्रस से बाहर निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें से राइट वन चुनना था, जिसमें से ए सी डी राइट है, सॉरी ए सी डी रॉन्ग है।
बी इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा समझेंगे सर, अब थोड़ा समझेंगे कि सर जो बी ऑप्शन है वो क्यों आपने सर सही बोला है, क्यों आईयूडी सर सही है और एसीडी गलत है। अब ध्यान से बेटा समझिएगा, इंट्रायूट्रिन डिवाइस आईयूडी जो होता है इंट्रायूट्रिन डिवाइस होता है, जो कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा फीमेल के यूट्रस में इनको इंसर्ट किया जाता है। इंट्रायूट्रिन डिवाइस बेटा एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसमें कॉपर टी आता है, जिसमें कॉपर 7 आता है, जिसमें मल्टी लोड 375 आता है, जिसमें LNG 20 आता है। ये सारे ऐसे आईयूडीज़ है बेटा, मैंने 4-5 जो नाम आपके सामने रखे हैं ये सारे आईयूडीज़ हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आईयूडीज़ का नाम, जिसमें कॉपर टी आता है, जिसमें कॉपर 7 आता है, फिर आपका मल्टी लोड 375 आता है, LNG 20 आता है। दीज ऑल आर नोन एज अ आईयूडीज़। ठीक है बेटा, तो ये सब जो आईयूडीज़ होते हैं, ये आईयूडीज़ को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जैसे कॉपर टी। तो जो कॉपर टी होता है वो फेमस इंट्रायूट्रिन डिवाइस होता है। ठीक है बेटा, जो कॉपर टी होता है उसका शेप बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि कैपिटल टी। ठीक है बेटा, जैसे कैपिटल टी होता है वैसे ही आपका जो कॉपर टी होता है वो एक तरह का आईयूडीज़ होता है, इसका टी लाइक शेप होता है। ठीक है बेटा, तो आईयूडीज़ जो होता है ये क्या करता है कि स्पर्म को मार देता है। ठीक है, ये क्यों मैंने बोला कि आईयूडीज़ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्योंकि जैसे ही कॉपुलेशन होगा आईयूडीज़ इम्प्लांटेड होगा फीमेल के यूट्रस में, तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में जैसे स्पर्म जाएगा तो आईयूडीज़ में जो कॉपर टी कॉपर 7 होगा, इसके जो कॉपर आयंस होंगे वो स्पर्म का कर देंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि स्पर्म को खा जाएंगे, स्पर्म को निगल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। और फर्स्ट ऑप्शन में आईयूडीज़ इंसर्टेड बाय इटसेल्फ, आईयूडीज़ को खुद से बॉडी के अंदर नहीं डाला जा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। आईयूडीज़ गैमेटोजेनेसिस से आईयूडीज़ का कोई रिलेशन नहीं है बेटा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ अ ओवम, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आईयूडीज़ एक बार अगर जो बॉडी में इम्प्लांट हो गया तो दोबारा उसको निकाला नहीं जा सकता है। तो आईयूडीज़ याद रखिएगा कि परमानेंटली नहीं इंसर्ट होता है, वो टेम्पररी इंसर्ट होता है तकरीबन 4 से 6 साल के लिए, बस 4 से 6 साल के बाद वो रिप्लेसेबल है। तो डी ऑप्शन भी बेटा रॉन्ग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो बी है, आईयूडीज़ इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। याद रखिएगा कि फेगोसाइटोसिस होता है स्पर्म का, फेगोसाइटोसिस होता है स्पर्म का, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या होता है सर, एमटीपी को बोलते हैं सर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का नाम है सर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बेटा बेसिकली अबॉर्शन के लिए है। अबॉर्शन जो फीमेल का अबॉर्शन होता है ना, अबॉर्शन के लिए है। मान के चलो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, फीमेल नहीं चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो लेकिन फीमेल कंसीव कर चुकी है, तो उस केस में एमटीपी किया जाता है, यानी अबॉर्ट किया जाता है चाइल्ड को। तो जो एमटीपी है चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो कि सही स्टेटमेंट है, आइए हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसका जो प्रेगनेंसी का जो तीसरा महीना तक, थर्ड मंथ तक अगर जो फीमेल प्रेग्नेंट है और फीमेल को मालूम चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो स्टार्टिंग का हम लोग को पता है कि फीमेल का जो प्रेगनेंसी होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का। फीमेल 9 महीना प्रेग्नेंट होती है, 9 महीना के बाद से बेटा वो चाइल्ड को बर्थ देती है। तो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है, 3 मंथ के अंदर में अगर जो एमटीपी यानी अबॉर्शन हो जाता है तो वो अच्छी बात है, एडवाइसेबल है। ये स्टेटमेंट 100% बेटा एक्यूरेट है।
सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, एमटीपीज आर यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेटा नहीं, एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि एमटीपी अबॉर्शन बोलते हैं जब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है बेटा। लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है कि फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है, एनी हाउ क्या हो, चाइल्ड का बर्थ ना हो फीमेल के बॉडी के अंदर। इसके जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें कॉन्डम आ जाएगा, इसमें आपका आयोडीज आ जाएगा, ठीक है बेटा, इसमें कुछ बैरियर मेथड्स आ जाएंगे। एमटीपी इसके अंदर नहीं आएगा, एमटीपी को अबॉर्शन बोलते हैं बेटा, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल। क्या एमटीपी हमेशा सर्जिकल होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या सर्जिकल होता है? ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अब मुझे नहीं पता, 50% इसको मानते हैं। फोर्थ में आते हैं, एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल। बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, अबॉर्शंस का एक्ट भी बना है, ठीक है बेटा, जो कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट बना है आपका 2017 यानी 2017, आपका 2017 में आपका एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट बना है 2017 में। इस बात को याद रखिएगा, 2017 में, ठीक है बेटा, एमटीपी का एक्ट बना है, अमेंडमेंट एक्ट मतलब चेंज किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राइट ऑप्शन है, जो राइट नहीं है पहले वो मानते हैं, सेकंड तो 100% राइट नहीं है, फर्स्ट बेटा 100% राइट है, थर्ड में मुझे भी डाउट है, और फोर्थ भी 100% राइट है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो 100% राइट है। ज़रा देखिए कि कहीं पे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है, तो सी में ऑप्शन है, तो सी आपका राइट हो गया बेटा। सी आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है, सी आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है 8 का 1 और 4 एमटीपी के रिगार्डिंग। ओके, याद रखिएगा कि एमटीपी को आई थिंक एक बार सर्च भी कर लीजिएगा, शायद 1951 में इसको लीगलाइज्ड किया गया था, 1951 में, और फिर जो 2017 है इसमें बेटा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2017 में लाया गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग मूव करेंगे जो 9th क्वेश्चन नंबर है उसमें, ठीक है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। From the sexually transmitted disease mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organ. अब ये जितने क्वेश्चंस हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेड है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियस हैं। 9th क्वेश्चन वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, ईजी है। चारों में से चारों का चारों बेटा आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरल डिजीज के नाम से, वेनरल डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है इसको सेक्सुअल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, वेनरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और वही है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो जो चारों के चारे हैं, सॉरी, चारों के जो चारों डिजीज़ है बेटा, सिफेलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, चारों के चारों बेटा आपके एसटीडी में आते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आते हैं। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है सर? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्स के वजह से होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से होती है, ठीक है बेटा, जिसमें फर्स्ट है सिफेलिस। तो सिफेलिस जो है बेटा, इसके लिए ये आपका सिफेलिस एक्चुअली में ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एड्स आपका वायरल डिजीज़ है, गोनोरिया आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, जेनाइटल वॉर्ट्स आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है बेटा। सिफेलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, जेनाइटल वॉर्ट्स, इसको ये भी मेंशन कर लेना, ठीक है बेटा। इसमें से चारों डिजीज़ में से कौन सा डिजीज़ ऐसा है जो कि होने पर सेक्स ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है? तो वो है आपका एड्स। एड्स, आंख बंद करके बेटा एड्स मारना। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये होता है तो सेक्स ऑर्गन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चंस में बेटा आते हैं, और लास्ट सेशंस नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये।
और लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कॉन्डम्स होते हैं बेटा, जो कॉन्डम्स होते हैं वो वन ऑफ द पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। क्यों? क्यों जो कॉन्डम्स हैं उसका एडवर्टीजमेंट होता है मार्केट में, क्यों जो कॉन्डम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। एग्जाम्पल में अगर जो हम एनसीईआरटी में बेटा जाए तो निरोध आई थिंक आता है, निरोध या फिर सहेली, नहीं आई थिंक निरोध आता है। निरोध ब्रांड नाम का जो कॉन्डम है, इसको याद रखिएगा बेटा। सहेली तो आपका पिल हो गया, ठीक है, वो इमरजेंसी पिल हो गया सहेली, लेकिन जो निरोध है, निरोध पॉपुलर ब्रांड कॉन्डम था और अभी भी है बेटा। तो इसमें से कॉन्डम को क्यों मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है? क्या रीज़न है? इफेक्टिव बैरियर है फॉर इंसेमिनेशन, देयर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। इंसेमिनेशन के लिए इफेक्टिव बैरियर हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द क्वाइटल एक्ट, ठीक है। अगर जो कोई पीपल कॉन्डम का यूज कर रहा है तो उस केस में जो क्वाइटल एक्ट है, जो सेक्सुअल प्लेजर है, उस पर वो कोई इफेक्ट नहीं डालता, इंटरफेयर नहीं करता, बी भी सही है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी। कॉन्डम जो होता है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज हो सकती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से जो डी ऑप्शन है वो ऑप्शन एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि बैरियर भी है फॉर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होगा तो उसको कंट्रोल भी करेगा, स्पर्म को नहीं जाने देगा बेटा, ठीक है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द क्वाइटल एक्ट, जो क्वाइटल एक्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। तो जो कॉन्डम है उसका बेटा दो काम है। सबसे पहला काम है चाइल्ड बर्थ को रोकना और दूसरा काम है एसटीडी से प्रोटेक्ट करना। तो बेटा याद रखिएगा कि जो डी है ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक फिगर के थ्रू। आई थिंक आपको पूरा सेशन आपको बेटा अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो हम लोग समझेंगे यहाँ पे ज़रा देखिएगा बेटा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है बेटा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। तो जो कॉन्डम होता है उसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, जो कॉन्डम होता है उसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। जो कॉन्डम होता है उसको बेटा कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है यहाँ पे बेसिकली बेटा कॉन्डम को इंसर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू, और इसके अंदर होता है बेटा पेनिस, इसके अंदर होता है पेनिस, यूरेथ्रा। और जो कॉन्डम होता है वो लेटेक्स शीट का, रबड़ का बनता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए होता है, ठीक है। ये कोई बैड चीज़ नहीं है। सोसाइटी में हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन बीइंग एजुकेटेड पर्सन वी शुड डिस्कस ऑल द स्टफ, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो कॉन्डम है ऐसे करके फिजिकल बैरियर के रूप में यहाँ पे हेल्प करता है। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के सेशंस में बेटा यही 10 क्वेश्चन जो कि 40 मिनट से ऊपर के क्लास आपको मैंने दिए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे करके रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी, रेगुलर बेसिस पे आपकी MCQ चलेंगी, ओके बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। Wish you all the best. Please revise, learn, practice. Revise, learn, practice. Thank you very much, all of you.